माओवाद हैं वो अपने आप को हितैषी मानते हुए जो कि उस इलाके में पूरी तरीके से वहां पर मौजूद होते हैं, ये अपनी तरीके से एक टीम संचालित करते हैं वहां पर मौके से ग्रामीणों के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी को जमीन नहीं है या किसी को घर नहीं है या किसी के पास अन्य चीजें नहीं है, तो ये जो माओवाद है, ये जो नक्सली है, हमेशा से उन लोगों के लिए मकान हो या उन लोगों के लिए सड़कें या लोकल स्तर पर जो सड़कें होती है वो अपने तरीके से और दूसरी तरफ बात की जाए तो सरकार की जो योजना है उन तक के नहीं पहुंच पाती है। सरकार यही वजह रहा कि उस इलाके में ग्रामीणों का विश्वास जीत पाना या सुरक्षा बल जो कि ग्रामीणों का सुरक्षा बलों के लिए विश्वास बढ़ा पाना या जीत पाना, ये हमेशा से कम रहा है इस इलाकों में। तो एक वजह है कि यहाँ पर लगातार नस्ली जो कि पनप रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहते कि उस इलाके में विकास हो सके। बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण विकास से जुड़े ग्रामीण ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का जो जानकारी या अवेयरनेस या उन तक के पहुंच पाए, क्योंकि विकास होना देना नहीं चाहते और सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से हालांकि कोशिश करती है लेकिन ये फेल होते रहती है। बात के नाम से कागजों में ही काम किया जाता है, जो सरकार की तरफ से या जो जिला प्रशासन होता है हमेशा से कोशिश करता है धरातल पर काम करने की, लेकिन कई ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं जो कि वहां तक की योजनाएं पहुंच नहीं पाती है और वो कागजों में सिमट करके रह जाती है। तो कई ऐसे चीजें हैं जो ग्रामीण है बिल्कुल अछूते हैं, सरकार की तमाम योजनाओं से अछूते हैं। आज भी कई कई ग्रामीण इलाके हैं जो विकास की राह ताकते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की उन इलाकों में सुविधाएं नहीं है, किसी प्रकार का उन्हें जानकारी नहीं है। तो ऐसे में जो इलाका है काफी माओवाद से प्रभाव वाला इलाका है, हमेशा से वे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माओवाद को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी हुकूमत को जानते हैं। यही वजह है कि उनके हुकूमत के आधार पर उस इलाके में जनता सरकार चलती है। आईबी ने जो रिपोर्ट दिया था कि उस इलाके में बीते 1 महीने से करीब 15 से 20 दिनों तक के जैसे कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावड़ा हो रहा था। ऐसे में इस बात की सूचना सुरक्षा बलों को लगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इस बात की जानकारी लगातार मिल रही थी। ऐसे में या एक ऑपरेशन पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ही जानबूझ करके अपनी जो कि वहाँ उपस्थिति लोकेशन है वो आउट कर रहे थे, ताकि जवान आ सके और किसी तरह का प्लान करके हम उनको अम्बुश में फंसाए और इस बड़ी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन सवाल यह भी था कि जब मौके से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे तो वहां पर देखा कि जो इलाका है जो टेक्कलगुडम जो गांव है, बीजापुर का जो टेक्कलगुडम गांव है, उस टेक्कलगुडम में हमने देखा कि जहाँ इनकाउंटर जो प्लेस है वो कोई पहाड़ी या कोई घना जंगल नहीं था, वो इलाका मैदानी वाला इलाका था। वहां पर हमने देखा कि गांव के बीच में जो कि जवान के जो डेड बॉडी है, जो शव है, वो पड़े हुए थे। ऐसे में घटना स्थल गांव के बीच में था और गांव से लगा हुआ आसपास के इर्द गिर्द में जो जंगल है उसके जवानों को बिल्कुल भनक तक के नहीं लगा था कि जब ऑपरेशन में जब जवान वहां पर पहुंचे तो टुकड़ियों की संख्या में जवान बढ़ गए थे। अगर 200-300 की संख्या में अगर गांव के अंदर है तो कुछ जवान करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। तो कुछ जवान कुछ समझ पाते तब तक के पूरा नक्सली जो कि पूरा एम्बुश तैयार करके बैठा हुआ था। नक्सलियों की कुछ जानकारी ये भी मिल रही थी कि घर के अंदर से नक्सली फायर कर रहे थे। गांव पूरा खाली था। जब हम गए हुए थे तो पूरे घरों पे कोई भी नहीं लगे, मतलब ताले लगे हुए थे। जब दूसरे दिन देखे तो घरों पर जो फायरिंग है, पूरे क्रॉस फायरिंग में कहीं घर की दीवार पर छेद है, तो जो फैट एनिमल्स हैं उन्हें गोली लगी थी। और ऐसे में बात की जाए तो बीच गांव पर यह एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, पूरे प्लानिंग के तहत हुआ था। नक्सलियों को पूरी जानकारी थी कि सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं और सुरक्षा बल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बेफिक्र थे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है। तो इस बात का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा, जहाँ पर देखा जाए तो जो इतनी बड़ी संख्या में जवानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। जी, वजह है कि हमेशा से बस्तर में सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप लगता आया है, जैसे कि फर्जी मुठभेड़ हो या गिरफ्तारियां हो या जो बलात्कार हो, या तमाम आरोप लगते आए हुए हैं। ऐसे में जो माओवादी हैं हमेशा से उस इलाके में ग्रामीणों को अपना हितैषी बनाते हुए, ग्रामीणों को अपना हितैषी मानते हुए, हमेशा से उनके लिए जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बात करने वाले जो नक्सली है हमेशा अपनी हितैषी का एक चेहरा दिखाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों का जो मदद है वो सुरक्षा नक्सलियों को मिलता है, जहाँ की सुरक्षा बलों को मिलता है। अप्रैल जो कि ये जो महीना होता है, 3 से 4 महीने का जो समय होता है, हमेशा से इन्हीं महीनों में जो कि नक्सली है
बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, इन्हीं महीनों को चुनते हैं। इसका एक वजह यह भी है कि पतझड़ का मौसम होता है। जंगल से काफ़ी दूर-दूर तक के जो नक्सली हैं, जवान या अन्य चीज़ों को, अन्य गतिविधियों को नज़र बनाने में काफ़ी उनके लिए आसान होता है कि जो जवानों का मूवमेंट हो या जवानों की संख्या कितनी है या जवान कैंप से कब निकल रहे हैं, उनकी रेकी करने से लेकर के हर चीज़ का बड़ा आसान होता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है। जंगल दूर-दूर तक के देखने में नक्सलियों को काफ़ी आसानी से हो दूर दूर से चीज़ों को इन लोग आराम से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब भी हमने देखा, इससे बड़े भी जितने भी बड़ी घटनाएँ हैं, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन्हीं बीच में होता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है और उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है यह महीना। जी। उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि करीब 1000 से 1500 की संख्या में जवान उसमें हैं। तो ऐसे में टीम में करीब इनकी 350 से 400 की संख्या में एक-एक 2 टीम है। जो इडमा बटालियन की 2 टीम हुआ करती है, यहाँ बस्तर में सक्रिय है। करीब 300 से 350 की संख्या में यहाँ पर एक-एक टीम में नक्सली होते हैं। तो करीब इस बात का बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि करीब 5 से 600 की संख्या में यहाँ पर नक्सली मौजूद थे और ये लाल लड़ाकू हैं, जो कि बस्तर के माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में, जंगलों में इनकी ट्रेनिंग हुआ हुआ करती है। बेरोजगार रहते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ युवा ऐसे हैं जो जबरन नक्सलियों के दबाव में आकर के जॉइन कर लेते हैं, या कुछ युवा ऐसे हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो तब जाकर के वे माओवाद का रास्ता अपनाते हैं। और उन्हें इस बात को लेकर के बात की जाए, तो लॉकडाउन में मैंने कहा कि जितने भी पलायन के लिए जो ग्रामीण हैं, जो बाहर आंध्रा या तेलंगाना या अन्य चीज़ों पर जो जितने भी गाँव से जो बाहर निकले हुए थे, सबकी वापसी हो चुकी थी। लॉकडाउन के दौरान सबकी वापसी होने के बाद उनके पास स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई थी। जब वहाँ पर गाँव पहुँचते हैं, तो कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे बेरोजगार युवा हैं, उनकी संख्या बात की जाए तो नक्सलियों के लिए बड़ी है, और उनकी संख्या बात की जाए तो नक्सली जो कि उन्हें बात की जाए तो कई ऐसे ग्रामीण युवा होंगे जिन्हें डरा धमका करके भी ज्वाइन किया गया होगा। तो कई युवा ऐसे हैं कि अपने हालात या अपनी परिस्थिति की वजह से नक्सलवाद ज्वाइन किए हैं। तो यही वजह रहा कि लॉकडाउन के बीच में जब सारे लोगों की वापसी हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था कोविड को लेकर के। एक तरफ महामारी थी लगातार, तो दूसरी तरफ जो कि इनके पास कोई किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था, इस वजह से वे माओवाद का रास्ता अपनाए। जी। अगर बस्तर में बात की जाए तो अब तक की फिलहाल 2 ही कंपनी है नक्सलियों की, 2 एक बटालियन में 2 कंपनी है। 2 कंपनी में बात की जाए तो सॉरी 2 बटालियन है। इसमें 2 कंपनियाँ होती हैं, एक बटालियन की 2 कंपनियाँ हैं और दूसरी बटालियन की 2 कंपनियाँ, ऐसे 4 कंपनियाँ हैं। 4 कंपनियाँ में करीब 200-200 की 2 या 250 की संख्या में नक्सली होते हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि एक बटालियन में 500 और एक बटालियन में 500 करते हैं, क्योंकि जो माओवाद प्रभाव वाला बस्तर, जो कि महाराष्ट्र या तेलंगाना या उड़ीसा, इन तीनों बॉर्डर से घिरा हुआ है। जब भी जो सुरक्षा बल है प्लानिंग के तहत अगर किसी इलाके में घुसते हैं, तो ये आप बॉर्डर इलाका का खास करके बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें क्रॉस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर छत्तीसगढ़ के बात की जाए तो बीजापुर इलाके में बात की जाए तो महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है। अगर बात की जाए जो सुकमा के इलाके में बात की जाए तो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है। अगर कोंटा इलाके में बात की जाए तो जो करीब यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की कोंटा इलाके में आंध्रा बॉर्डर पड़ जाता है। तो हमेशा से बॉर्डर ये क्रॉस करने में सफल होते हैं। एक अलग तरीके का एक मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तो जो ग्रामीणों के बीच में अपनी मानवता को दिखाने के लिए, कहीं न कहीं मानवता का परिचय देने के लिए इस बार ग्रामीणों की जन पंचायत के बीच में उस कब्जे में जो जवान थे उसकी रिहाई की है। तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि ऐसे जवान जब नक्सलियों के कब्जे में आते हैं और वो बच पाते हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो ऐसे 2 या 3 मामले हैं जिस पर बस्तर की पत्रकार हैं जो कि उनकी अहम भूमिका रही है। हमेशा से हमने कोशिश किया है, इससे पहले भी कोंटा इलाके में बात की जाए या बीजापुर इलाके में बात की जाए तो बीते 3 से 4 सालों में आए करीब 2 जवान ऐसे थे जो सकुशल उनकी वहां से रिहाई हुई है। हमने कोशिश पूरी तरीके से कोशिश की थी कि जवान को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, या हमेशा से इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि अगर आप यहाँ से वापस करते हैं तो आप सुरक्षा बल की जो नौकरी है, जो पुलिस की नौकरी है, उसे छोड़ करके आप अपने परिवार के साथ या कि जो भी अन्य चीजों को अलग बिजनेस कर ले, लेकिन या हथियार फिर से यहाँ से वापस जाते हैं तो हथियार ना पकड़े। इस शर्त पर भी रिहाई होती है। है
उसके बाद से लगातार हम अपने तरीके से कांटेक्ट करने लगे थे कि जवान की रिहाई होती है तो किस शर्त पे होती है, कब होगी और क्या स्थिति बनी हुई है, कहीं जवान घायल तो नहीं है, कहीं गोली तो नहीं लगी है, तमाम हमारे सवाल थे उनके लिए। जिस तरीके से उसके बाद से जम्मू में उनका जो परिवार है वो हमसे लगातार संपर्क में था, हमसे बकायदा जो कि उनकी पीड़ा हम समझ सकते थे कि उन्होंने अपील किया था कि अगर जवान सुरक्षित है तो किसी तस्वीर या वीडियो या ऑडियो किसी प्रकार की चीजें ताकि बाहर निकल सके, उन्हें विश्वास हो कि जो उनका पति है या उनका बेटा है वो सुरक्षित है। कॉल आ रहे थे, मैंने अपने तरीके से जानकारी जुटाने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। मैंने अपने तरीके से जो उनके परिवार का जो अपील है उन तक के पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्हें उन तक के अपील भी मिला, बकायदा मेरी बात भी हुई थी कि अपील मिला है। और उसके बाद जवान की रिहाई का तो एक प्रेस नोट जारी होता है, प्रेस नोट में उन्होंने इस बात को लेकर के खुलासा किया था या पहल की थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन टीम जाती है, सरकार की तरफ से कोई वार्ताकार टीम जाती है, तो हम जवान को सौंप देंगे। उसके बाद से जब बात की जाए तो करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त था हमारे पास कि हम वेट कर रहे थे उनका। जब उनका कोई एक आदमी आता है और हमें लेकर के जाता है, हमारी टीम को लेकर के जाता है, जो डेलीगेशन की टीम थी वो साथ में जाती है। उसके बाद डेलीगेशन की टीम में जो कि प्रमुख लोग हैं उनके साथ वार्ता किया जाता है। वार्ता में स्पष्ट था, उनका यह कहना था कि जब वार्ता हुई तो इस बात को लेकर के हम स्पष्ट हो गए थे कि जो वार्ता है वो निशर्त है, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं था। उनका यह कहना था कि सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन की टीम आती है, उन्हें सुपुर्द किया जाएगा जवान को एक नियम के तौर पर। जन पंचायत लगाया जाएगा ताकि हम एक नियम के आधार पर उस जवान को हम सरकार के जो पैनल है उस उन्हें सुपुर्द कर दें, ताकि वह जवान जो कि सकुशल अपने परिवार से मिल सके, अपने घर को चले जाए। ऐसे इन चीजों को लेकर के था, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर शर्त नहीं थी। एक निशर्त यहाँ पर रिहाई हुई है। जी। में या जिलों में जो एसपी होते हैं वो हमेशा से एक लय में काम किया जाता है। एक लय में तरीके से बात की जाए तो अपने तरीके से रणनीति अपना करके ग्राउंड लेवल पर काम करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार बदलते ही लोग बदल जाते हैं, रणनीतियां बदल जाती है। यही वजह है कि हमेशा से कोई इस इलाके में बात की जाए तो सरकार इतना गंभीर नजर नहीं आया है नक्सलवाद को लेकर के। हमने देखा कि जब जब चीजें हुई है, जब कोई बड़ी घटनाएं होती है तो हमेशा से बदले लेने की यहाँ पर ट्विटर अकाउंट से लेकर के अन्य तमाम सोशल माध्यम से जो कि बात रखी जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जस की तस स्थितियां वैसे ही बनी होती है। फिर इंतजार होता है किसी बड़ी घटना का। जब किसी बड़ी घटना का इंतजार होता है तब तक कि काफी लेट हो चुका होता है, फिर से वही चीजें फिर से दोहराई जाती है। तो यही वजह है कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कि अपने स्तर पर जब यहाँ पर उनके खुद के लोग होते हैं, जब उनकी रणनीतियां होती है तो अपने तरीके से उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जानी चाहिए। के आधार पर जो कि बात की जाए तो हमें जो सरेंडर पॉलिसी है वो लगातार बढ़ते गई है। और बात की जाए तो अंदरूनी इलाके में जो ऑपरेशन है वो बहुत ही अपने तरीके से किया जाता था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन चीजों में भी कामयाब आया है। इन चीजों में बात की जाए नक्सलवाद को लेकर के जो रणनीतियां है उस पर भी बदलते हमने देखा है। तो कोशिश यही करना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी भी तरह के अगर बदलती रहती है तो अलग चीजें हैं, लेकिन माओवाद के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो सुचारू रूप से अगर चलती आई होगी तो दिन दूर नहीं है कि इस इलाके से माओवाद का सफाया हो जाए।